You're listening to the Quince podcast. Hi, my name is Vaishali Sood and I am the editor with fit.thequint.com and the health editor with The Quint. As India battles the COVID-19 pandemic, we are trying to talk to some of the top doctors and researchers and public health experts in the field to understand our handling of the situation. I got a chance to sit down with Dr. Matthew Verghese. Dr. Matthew Verghese is an orthopedic surgeon based out of Delhi, but he's also a public health expert, also known as a polio warrior, having fought a long battle for polio eradication in the country. I wanted to get his thoughts on the COVID-19 situation here, and this has been an extremely engaging conversation. Do listen in. लॉकडाउन्स का पर्पस होता है कि हम अपनी हेल्थ केयर कैपेसिटी को बढ़ाएं और ट्रांसमिशन रेट को थोड़ा कम करें, थोड़ा फ्लैटन द कर्व करें ताकि हम लोग तैयार हैं इफ एंड व्हेन द सर्ज हैपेंस। मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ, क्या हम तैयार हैं? क्या हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज रेडी हैं 30 दिन के बाद? काश हम तैयार होते। कोशिश जारी है। कोशिश में काफ़ी ज़ोर लगा रहे हैं, सभी तरह से कोऑपरेशन है सरकार की तरफ से, हमारे सर्विस सिस्टम की तरफ से, अस्पतालों की तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से। लेकिन हर कोशिश की एक सीमा होती है और वो सीमा पार करने के लिए उसके लिए अलग तैयारी होती है। सीमा तक पहुंचने के लिए तैयारी अलग होती है और सीमा के दायरे में रहने के लिए तो तैयारी की ज़्यादा ज़रूरी होती, पहले से तैयार होते हैं। हमें देखना है कि क्या हम जिस स्केल पे अगर ये महामारी बढ़ती है उस स्केल के लिए तैयार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका हम मतलब क्या निकालें कि लॉकडाउन एक्सटेंशन होगा, कितनी देर तक होगा? व्हाट इज द सॉल्यूशन आउट ऑफ दिस करंट सिचुएशन? देखिए, ऐसा है कि दुख की बात यह है कि हमको लॉकडाउन करना पड़ा क्योंकि उस वक्त और कोई चारा नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन क्या हम इससे बच सकते थे? मेरा अंदाज़ा है कि बच सकते थे। क्यों? क्यों मैं सोच रहा हूँ ऐसे? बीमारी हिंदुस्तान में थी क्या? नहीं थी। कोरोना वायरस हिंदुस्तान में कहीं था? नहीं था। बाहर से आया है। बाहर से कैसे आया है? क्या रेल से आई है? नहीं। क्या बस से आई है? नहीं। हवाई जहाज से आई है। लोगों के ट्रैवल हिस्ट्री से आई है और बाहर के मुल्कों से आई। तो काफ़ी सरल बात थी कि बाहर से जो आ रहा है उसको स्क्रीन करके, उसको अलग करके, उसको क्वारंटाइन करके अलग रख दिया जाए, बाकी लोगों से मिलने ही ना दिया जाए। क्रिटिकल पॉइंट होता है हर चीज़ का, एक क्रिटिकल पॉइंट होता है। अगर एक क्रिटिकल पॉइंट पार कर जाए फिर आपकी जो प्रिवेंटिव स्टेप्स जो है, बचाव के तरीके जो है पूरी तरह से काम नहीं करते। एंड क्या है? आपने सवाल करा कि इसका क्या एंड क्या है। एंड क्या ही प्रॉब्लम है? किसी भी लॉकडाउन, किसी भी बीमारी के लिए सबसे मुश्किल ये चीज़ है कि उसको कब हम हटाएं। तो ना आपके पास दवा है, ना आपके पास वैक्सीन है, और ना ही वायरस जाने वाला है, और ना ही आदमी की दूरी बनाए रख सकते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं? हमें इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक वैक्सीन नहीं बनता। वैक्सीन जल्दी नहीं बन सकता। वैक्सीन कम से कम 1-1.5 साल से पहले नहीं बन सकता। आप एड़ी चोटी का जोर लगा लो, 1.5 साल तो लगने ही लगने कम से कम। तो वैक्सीन में समय है। फिर हम क्या करेंगे? कभी तो हमें लॉकडाउन खोलना ही पड़ेगा। तो अगर खोलेंगे, वायरस है कहीं ना कहीं फिर आएगा। तो ये बढ़ता उतरता, बढ़ता उतरता रहेगा। बीच बीच में हम लॉकडाउन करेंगे समय रहते, फिर खुल जाएगा, फिर लॉकडाउन करेंगे, खुलेगा। ऐसे रहने की जितना मेरा अनुमान है पूरी संभावना है।
लेकिन वैक्सीन आ भी जाती है, तो सवाल ये उठाया जा रहा है कि भारत तक, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज तक कब पहुंचेगी, और दूसरा उसकी एफिकेसी क्या है। फ्लू के वैक्सीन, जो कि कोरोना जो वायरस है वो फ्लू की कैटेगरी में आते हैं। फ्लू के वैक्सीन क्या 100% है? नहीं। उसका कारण है, दो कारण है। जो वैक्सीन से जो हमारी बचाव की क्षमता बनती है हमारे शरीर में, वो लंबे अरसे तक नहीं रहती। आपने देखा होगा, जैसे टेटनस का, टॉक्सॉइड का वैक्सीनेशन है, कहते हैं कि हर 5 साल में करना पड़ता है। 5 साल में क्यों करना पड़ता है? उसकी बचाव की क्षमता कम होती चली जाती है और 5 साल के बाद फिर करना पड़ता है। ऐसे ही वैक्सीन में बूस्टर शॉट्स होते हैं। जैसे हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन है, उसमें बूस्टर शॉट्स लगते हैं। तो जैसे डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उन सबको बूस्टर शॉट्स लगते हैं। तो उसकी समय की सीमा होती है जब तक कि आपको बचाव कर सकते हैं। तो ये हमें समझना है। और फ्लू में ये समय बहुत कम है, खास तौर पे बुजुर्गों में, जिनमें फ्लू सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होता है। ये वैक्सीन जो है साल 1.5 साल तक ही बचा सकता है। कोरोना वायरस उसी वायरस के कैटेगरी में आती है। और हमें जितना मेरा अंदाजा है, लगता नहीं कि इसकी भी क्षमता इससे अधिक होगी। हाँ, तो मेडिकल साइंस इतनी तरक्की पे है आज की तारीख में, फिर भी इतने पूरी सेंचुरी के बाद भी हमारे पास कोई भी वायरल बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। बचाव है, इलाज नहीं है। HIV वायरस 80 के दशक में आया। कौन सा दशक चल रहा है अभी? 2020। क्या वैक्सीन है HIV का हमारे पास? वैक्सीन भी नहीं है और इलाज भी नहीं है। बड़ी सारी दवाइयां हैं जो कि हमारी जिंदगी को थोड़ी सी और लंबी कर देती है HIV इन्फेक्शन के बाद, लेकिन पूरी तरह से हमको इलाज नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? आम आदमी ये कभी समझ नहीं पाता है। जब लोग बोलते हैं अस्पताल जा रहे हैं, इलाज हो रहा है, कोरोना वायरस का इलाज है, इलाज है, नहीं, कोरोना वायरस का इलाज नहीं है। कोरोना वायरस अगर हो जाए, उससे बचाव के लिए केवल सपोर्टिव केयर है। कि वायरस केवल एक RNA या DNA, जीन जेनेटिक सीक्वेंस होता है, उसमें अपने आप में कोई जान नहीं है, कोई जान नहीं है। जीवित व्यक्ति में जैसे जान है, जीवित बैक्टीरिया में जैसे जान है, खुद मल्टीप्लाई कर सकता है, खुद उसकी जान है, वायरस की अपने आप में कोई जान नहीं है। फिर आप पूछेंगे फिर क्या हो गया, ये वायरस कैसे, जीवाणु कैसे हो गया? ये जीवाणु बोलते हैं इसको हम, जीवाणु कैसे हो गया? इसलिए हुआ कि वो कण जो है RNA या DNA का, वो हमारे शरीर में घुसता है, घुस के हमारे कोशिका का एक अंग बन जाता है। हमारी कोशिका का जान है, इसलिए जीवाणु में भी जान है। हमारी कोशिका खत्म हो जाए, जीवाणु भी खत्म हो जाती है। इसलिए कोई भी वायरल बीमारी की आज तक दवा नहीं बनी, बचाव जरूर बनी है। जी, बचाव की बात करते हैं तो आजकल भारत में और पूरी दुनिया भर में उसके बारे में काफी शोर हो गया है, वो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। एंड हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन से लेकर दो बातें हैं। एक, भारत में उसे एक प्रोफिलैक्टिक के तौर पे यूज किया जा रहा है अमंगस्ट हेल्थ केयर वर्कर्स। उसकी स्टडीज इतनी छोटी हैं और उसकी इंटरप्रिटेशन इतनी लिमिटेड है कि क्या ये सेफ चीज है? कुछ स्टडीज हैं जिसमें कि रिपोर्टेडली अगर आप लेते हैं क्लोरोक्विन, वायरस की कोशिकाओं में घुसने की क्षमता थोड़ी सी कम हो जाती है। इसलिए ये माना गया है कि इसको प्रोफिलैक्टिक, बचाव के लिए खास तौर पे स्वास्थ्य कर्मी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए कुछ इसकी रिपोर्ट्स हैं, लेकिन मेडिकल साइंस ऐसे नहीं इलाज निर्णय करता। आज की तारीख में हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, यानी कि जिसका बिल्कुल प्रूफ हो, तो जी। सिस्टमैटिक रिव्यू करने के लिए पहली बात हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बहुत ही सीमित स्टडीज हैं, 4-5 हैं। मेन जो रिपोर्ट है वो 2 स्टडीज के ऊपर है,
और दोनों चाइना से आई हैं और उनकी जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है वो भी कम है और उनकी फाइनल कंक्लूजन भी 100% नहीं है। तो ये कहना कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेंगे तो आप बच जाएंगे, नहीं। शायद हो सकता है थोड़ी सी मात्रा में सुधार होता होगा। दो प्रॉब्लम्स है इसमें। एक, कोई भी दवाई साइड इफेक्ट से अलग नहीं होता, किसी भी दवाई की साइड इफेक्ट होती है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों में साइड इफेक्ट ज्यादा करता है। कौन सी साइड इफेक्ट करती है? हार्ट के रिलेटेड कुछ साइड इफेक्ट्स हैं इसके, जो कि हमें समझना चाहिए। तो बगैर जांच करे, बगैर डॉक्टरी मुआयने के नहीं लेना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अगर आप लेते हैं, प्रोफिलैक्टिक लेते हैं, और मैं बचाव के लिए ले रहा हूँ, मैं एक स्वास्थ्य कर्मी हूँ, डॉक्टर हूँ, आज भी 40 मरीज देखे मैंने अपने ओपीडी में, मुझे नहीं मालूम उनमें से कोई हो सकता है कोरोना पॉजिटिव हो, और शाम को मैं ये सोच के चलूं कि मैंने तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ले रखी है, मेरे को तो नहीं होगा, तो मैं जितना सावधानी बरतना चाहिए हो सकता है ना बरत। तो दोनों तरह से क्लोरोक्विन ऑन ए लार्ज स्केल क्या करता है, शॉर्टेज होता है। अमेरिका में क्लोरोक्विन खत्म हो गया जी, तभी ट्रम्प जो है उसको इंपोर्ट, इंडिया से इंपोर्ट करने की सोच रहे, खत्म हो गया, मार्केट से उठ गया। ऐसे रिकमेंडेशन हिंदुस्तान में भी आप ट्राई करो। मेरे कितने मरीज है, क्लोरोक्विन ऐसी दवाई है जो कि गठिया के मरीजों में हम प्रयोग करता हूं, मैं रोज रेकमेंड करता हूँ, ठीक है, मेरे सारे नहीं मिल रही डॉक्टर साहब मिल ही नहीं रही है। तो जो ज्यादा जरूरी चीजें उसमें से हट गया, है। जो बचाव की चीजें उसमें से हट गया, और आपको एक बचाव का एक झूठे किस्म का सांत्वना दे रहा है कि आप बचे रहोगे। आईसीएमआर ने अभी कुछ बोला कि 80% जो लोग हैं वो या एसिम्प्टोमेटिक हैं या माइल्ड सिम्टम के लोग हैं, एंड इसको लेकर काफी कंफ्यूजन है अमंग्स पीपल। एंड मैं आपसे समझना चाहती हूँ इसका मतलब क्या है एसिम्प्टोमेटिक होना, मतलब यू आर नॉट स्प्रेडिंग द वायरस टू अदर पीपल, इज दैट द कंक्लूजन? एंड इज इट राइट टू से कि 80% लोग एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम्स के लोग हैं? ऐसा है, नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा सवाल है ये हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। आम आदमी भी नहीं समझ पाता इसको। ऐसा है, अगर आप देखेंगे भारतवर्ष में आबादी कितनी है, 1.3 बिलियन, 1.3 बिलियन, yeah. बिलियन है ना, उसमें से कितनों में आपने रिकॉर्ड कराया कि कोरोना पॉजिटिव हुआ? 20,000 के 20,000। करीब हुआ, 20,000 के करीब। और कितनों में आपने टेस्टिंग करी? मुश्किल से शायद 4 लाख के करीब, 4 तीन लाख की तीन चार टेस्टिंग, हाँ। पहुंच रही है, अभी पहुंच रही है, उतनी पहुंच रही है, एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम, लेकिन उसकी, लेकिन आपने इतने टेस्ट करे, उसमें इतने पॉजिटिव आए, उसमें मरे कितने? 3.3%, 607। 607 मरे। तो हाँ। आप रेशियो देख सकते हैं कि कितनों में आपने टेस्ट करा, कितनों में पॉजिटिव पाया, और कितनों की डेथ हुई। बहुत कम जनों की डेथ होती है। मोर्टेलिटी रेट जो एस्टिमेटेड ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट मानी जाती है 0.5। क्या सारी उम्र के लिए वो है? नहीं। अगर आप देखेंगे 70 साल के ऊपर में शायद 8-10%, 11% भी हो सकता है। अगर 40 से कम है और कोई बीमारी नहीं है, शायद 0.001 आ जाएगा या 0.01 आ जाएगा, मतलब बहुत कम है। तो ये बाकी लोगों का क्या हुआ जिनको टेस्ट करा, और हमने सबका टेस्ट तो करा ही नहीं, हमें मालूम नहीं कितने आबादी में कितनों जी। का पॉजिटिव, तो पता ही नहीं। तो जब तक हम सभी लोगों का टेस्ट नहीं कर लेते, हमें नहीं मालूम कि कितनों में इन्फेक्शन था। तो ये टोटल पॉपुलेशन स्टडी, यानी कि सारी आबादी का सबका टेस्ट करके ही हम निर्णय कर सकते हैं। जी। इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में पॉपुलेशन स्टडीज कहते हैं। तो एक बीमारी का इंसिडेंस बोलते हैं उसको, वो पॉपुलेशन स्टडी से। तो वो पॉपुलेशन स्टडी 2-3 जगह ही हुई है कोरोना वायरस में। कहाँ हुई है? जो शिप्स में हुई। जी। डायमंड प्रिंसेस एक क्रूज शिप थी, उसमें 95% से ज्यादा लोगों में टेस्टिंग हुई, 18% लोगों में कोई लक्षण नहीं।
जी 18। एक और स्टडी हुई अमेरिका में, थियोडोर रूजवेल्ट, वो भी एक शिप था, उसमें भी उन्होंने क्या करा, 94% लोगों में टेस्टिंग करी। जब टेस्टिंग करी उन्होंने क्या देखा, ये दोनों शिप्स में आबादी अलग अलग थी, फर्क थी। जो यूएस शिप थी वो आर्मी की शिप थी, यूएस मरीन्स थे, वो बिल्कुल फिट होते हैं, हट्टे कट्टे, बिल्कुल तंदुरुस्त लोग होते हैं, जो कि आप हॉलीवुड मूवीज में जो हीरोज बनते हैं ना, वैसे लड़ने वाले होते हैं, बिल्कुल फिट होते हैं। उन्होंने क्या पाया, 94% उस शिप में उन्होंने, थियोडोर रूजवेल्ट की शिप में उन्होंने टेस्ट करी, क्या देखा उन्होंने कि 60% लोगों में कोई शिकायत नहीं थी, ना नजला, ना खांसी, ना जुकाम, ना निमोनिया, ना कुछ नहीं, ठीक ठाक। लेकिन उनमें जीवाणु था और वो दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता था। जी ठीक है, तो डायमंड प्रिंसेस में क्या फर्क था, वो हट्टे कुट्टे नहीं थे, वो छुट्टी पे एजेड पॉपुलेशन थे। बुजुर्ग लोग थे ज्यादा। तो 18% एक कैटेगरी जो कि एल्डरली पॉपुलेशन, और 60% जो यंग पॉपुलेशन है। तो आईसीएमआर ने ये देखा कि जितनी उन्होंने टेस्ट करे हैं उसमें जो पॉजिटिव वाले जो हैं, जिनमें कोई शिकायत नहीं है। अब आज की तारीख में दिल्ली के अस्पतालों को मुझे मालूम है, जो भर्ती हैं, मालूम है लोग शिकायत क्या करते हैं, उनको भर्ती कर रखा है अस्पताल में, कहते हैं डॉक्टर साहब हमें कोई शिकायत नहीं, आपने तो ऐसी कैद कर रखा है हमें। तो उनको समझाना मुश्किल है, क्योंकि उनके हिसाब से वो ठीक है, जी तुमने स्वास्थ्य कर्मचारियों ने उनको कैद कर रखा है, हालांकि उनको कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव है, क्योंकि उनके शरीर में जीवाणु है, वो दूसरों के लिए खतरा है, खास तौर पे उनके घर के बुजुर्गों के लिए बहुत ही खतरा है। Thanks for listening. Log on to the Quint's website and check out our other podcasts.